तो आज यहां से करना है हम लोगों को द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। देखो, मैच्योर फीमेल गैमेट बनाने को बोलते हैं oogenesis, जबकि स्पर्म के बनने को हमने बोला था क्या, आप लोग ने उसको बोला था स्पर्मेटोजेनेसिस। तो oogenesis, और oogenesis डिफर होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफर होती है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जेनेसिस कब चालू होती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कब चालू हुई थी? स्पर्मेटोजेनेसिस चालू हुई थी प्यूबर्टी में। दोनों में अंतर है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में होगी जब एक कपल ऑफ मिलियन, कपल का मतलब हो गया दो, तो 2 मिलियन गैमिट्स मदर सेल होती है। बताइए कितनी मदर सेल होती है? 2 मिलियन। 2 मिलियन यानी 20 लाख, और उसे बोलते हैं उगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया उधर पढ़ा था, यहां पढ़ रहे हैं उगोनिया, और बनती है हर एक फिटल ओवरी में। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कितने मिलियन गैमिट मदर सेल पाई जाती है हर एक फिटस ओवरी में? 2 मिलियन यानी 20 लाख। अब कह रहा है इसके बाद कभी भी उगोनिया कभी ऐड नहीं होते, ना तो बनेंगे और ना ही ऐड होंगे। इंपॉर्टेंट बात कि ना तो कभी बनेंगे और ना ही कभी ऐड होंगे। एक बार बन गए 20 लाख तो बन गए, अब कभी ना इनको ऐड होना है और ना ही इनको क्या करना है, वो ऐड ना तो बनना है। ये जितनी भी सेल होती हैं अब ये डिवाइड करेंगी, स्टार्ट डिवीजन, और इंटर करने लगती हैं प्रोफेज फर्स्ट में। और प्रोफेज फर्स्ट के भी किस फेज में चली जाती है? डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन में जाकर के करीब 11 सालों तक, 11 से 12 साल प्यूबर्टी तक जाकर के ये क्या हो जाती है? अरेस्ट हो जाती है, टेम्परेरली अरेस्ट हो जाती है। टेम्परेरली अरेस्ट हो गई इस अवस्था में, और अब इसे बोलते हैं प्राइमरी oocyte। बताइए किस अवस्था में ये अरेस्ट हुई या रुकी, और किस फेज में? प्रोफेज फर्स्ट के भी किस सब फेज में? तो प्रोफेज फर्स्ट के किस सब फेज में? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, और ये बात आपकी सेल डिवीजन में लिखा भी है, हर एक प्राइमरी oocyte अब घिर जाएगा किससे? ग्रेनुलोसा सेल से। यानी जो प्राइमरी oocyte जो बन गया उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल आ गई, या उन्हीं को फॉलिकुलर सेल भी बोलते हैं। ग्रेनुलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल्स ऐसे घिर गई। तो लिखा हुआ है कि ईच प्राइमरी oocyte then forms या gets surrounded by the लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। और तब इस तरह के फॉलिकल को पहली बार जो बना उसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। बताइए पहली बार बना है कि आखिरी बार? तो उसे प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे कि सेकेंडरी फॉलिकल? प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। अब क्या कह रहे हैं? बहुत सारे फॉलिकल्स धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, यानी बर्थ से लेके 11 साल तक। जब बच्ची 11-12 साल की होगी तो उसमें क्या होता है, जन्म से लेके 11-12 सालों तक यानी प्यूबर्टी तक बहुत सारे नष्ट होंगे, और नष्ट होने को बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया। अब क्या लिखा हुआ है? केवल 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। कहां पे? हर एक फिटल ओवरी में। यानी प्यूबर्टी के समय केवल 60 से 80 हजार ही बचे। बने थे 20 लाख, हर एक में बचे कितने? 60 से 80 हजार। और इनके चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स और आ जाती हैं। ठीक है, मोर लेयर्स आ जाती हैं किसकी? ग्रेनुलोसा सेल की। और वहां एक नई थीका लेयर बन जाती है। थीका लेयर बन गई और बहुत सारी सेल ऐड हो गई। दो परिवर्तन हुए, बहुत सारी सेल ऐड हो गई और थीका लेयर बन गई। तब इसे सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। बताइए प्राइमरी में जब ये दो परिवर्तन हुए, और ग्रेनुलोसा सेल आना और नई थीका लेयर बनना, तब इसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल देखते ही देखते ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टर्सरी में। क्या चेंज आ जाएंगे? इसके अंदर एक कैविटी बन जाएगी, और फ्लूइड से भरी हुई कैविटी का नाम है एंट्रम। एक तो ये परिवर्तन हुआ, ये अंदर की तरफ परिवर्तन हुआ कि अंदर कोई कैविटी बन गई, और बाहर क्या परिवर्तन हुआ? थीका लेयर दो भागों में बट गई, इनर और इनर को थीका इंटरना, बाहर वाले को एक्सटर्ना। और इसमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो एस्ट्रोजन निकालती है? थीका इंटरना। कह रहा है इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइमरी oocyte जो कि टर्सरी फॉलिकल में है इस समय, यानी टर्सरी फॉलिकल के अंदर अभी भी कौन बैठा हुआ है? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ही बैठा हुआ है। अब ये ग्रो करने लगता है किसमें? साइज में। और क्या कर लेता है? कंप्लीट्स इस फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। ये अपना फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। जरा सोचो, प्राइमरी oocyte ने पहला म्योटिक डिवीजन कंप्लीट किया, और वो भी अनइक्वली करता है, अनइक्वली। तो एक बॉडी ये जो बनी इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी से क्या बन जाएगा? और 2n से क्या हो जाएगा?
n हो जाएगा, और ये भी n बनेगा, लेकिन अनइक्वल होता है कि इक्वल लिखा हुआ है, अनइक्वल डिवीजन होता है। परिणाम ये होगा, एक बड़ी सेल बनेगी, बड़ी वाली को सेकेंडरी oocyte, और एक टीनी छोटी सी बनेगी, उसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। और कह रहा है फर्स्ट पोलर बॉडी या पोलर बॉडी का क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं, वो नष्ट हो जाएगी आगे चल के। अब क्या बोला गया है? सेकेंडरी oocyte के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत खाना है, और ये खाना कहां से आया है? ये आया है प्राइमरी oocyte से, मतलब प्राइमरी oocyte का ही खाना सेकेंडरी oocyte के में आ गया इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही खाना इसके अंदर आ गया है। लिखा है कैन यू थिंक एनी एडवांटेज फॉर दिस? इससे क्या फायदा है? ये फायदा है कि जब क्लीवेज तक इसको भोजन मिलता रहेगा, क्लीवेज तक इसको भोजन मिलता रहेगा, जो कि बहुत जरूरी है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी born out the first meiotic division divide? कहते हैं क्या पहला जो पोलर बॉडी है वो born out होगी फर्स्ट meiotic डिवीजन के समय डिवाइड होगी? मतलब जो पहली बार बनी थी फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या वो डिवाइड होगी कि नष्ट हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा नहीं, डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, ज्यादातर वो नष्ट हो जाती है। और कह रहा है एट प्रेजेंट वी आर नॉट क्लियर, क्योंकि कभी कभी क्या होती है, कुछ केसेस में डिवाइड भी हो जाती है, तो लेकिन ज्यादातर डिवाइड हो या ना हो, नष्ट होना तय है। अब कह रहा है टर्सरी फॉलिकल जो है उसका क्या होगा? टर्सरी फॉलिकल में अब और बदलाव आएगा, और वो बदल जाएगी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाएगी। सेकेंडरी oocyte जो है उसने अपने चारों तरफ एक नई मेम्ब्रेन बना ली, उसका नाम पूछा गया कई बार, जोना पेलुसिडा, और वो उसे घेर लेती है। यानी कि ये जो जोना पेलुसिडा है ये किसने बनाया? सेकेंडरी oocyte में। ग्राफियन फॉलिकल अब हट जाता है, देखो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, तो अंदर क्या बैठा हुआ है? सेकेंडरी oocyte, जिसको रफली क्या कह दिया गया है? ओवम। वो बाहर आ जाएगा, बाहर आने की प्रक्रिया को, और ऐसा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडवे पर, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडवे लगभग क्या होता है? लगभग 14th डे, 14th डे। अच्छा ये तो बाहर आ जाएगा और अंदर एक बॉडी छूट जाएगी, वो जो फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल था वो ऐसे दिखेगा, उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, और ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेम्परेरी की परमानेंट। और कौन सा हार्मोन निकालेगी? प्रोजेस्टेरॉन। कब निकालेगी? जब इस पे कौन सा हार्मोन काम करेगा? तो ओव्यूलेशन में भी LH ने काम किया, और ये बॉडीज बनाने में भी इसी ने काम किया। अगर LH नहीं होता तो ओव्यूलेशन भी नहीं होता, और ये बॉडी मेंटेन भी नहीं होती, यानी कॉर्पस लूटियम मेंटेन करता है LH, ठीक है, और ये बॉडी निकालती क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, विच इज कंपल्सरी फॉर द प्रेगनेंसी। अब कह रहा है दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों में ये अंतर दिखाया इन्होंने, एक बार कंपेयर कर लीजिए। ये प्यूबर्टी में स्टार्ट हुई, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हुई, ठीक है। कह रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल तो 46 है, वहां पे भी ऐसे ही होगा। अच्छा यहाँ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, पहले माइटोसिस हुई, वहां पे भी पहले माइटोसिस होगी, ठीक है। यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, वहां बन जाएगा प्राइमरी oocyte, ठीक है। यहाँ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन चालू हुआ, वहां पे भी होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन चालू हो रहा है, ठीक है। लिखा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, मतलब पहला डिवीजन कब कंप्लीट होगा? ओव्यूलेशन के पहले और प्यूबर्टी के समय, ओव्यूलेशन के पहले प्यूबर्टी के समय, ठीक है। और दूसरा डिवीजन इसमें लगातार देखो हो गया, इसमें लगातार नहीं हुआ। अब उसके बाद जब ये डिवीजन तभी कंप्लीट होगा ना, ये वाला डिवीजन, इससे ओवम तभी बनेगा जब स्पर्म इसको टच करेगा, जब ये स्पर्म के संपर्क में आएगा तभी ये करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बताइए सेकंड मियोटिक डिवीजन साइमल्टेनियसली कंप्लीट हो जाता है जैसे वहां हुआ था, या फिर जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब तक ये नहीं होगा? जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब तक सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, यानी जस्ट प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन के जस्ट प्रायर होता है ये डिवीजन। इस तरीके से इसमें दोनों अंतर दिख गए। यहाँ एक चौथा स्टेप होता था टेल फॉर्मेशन, वहां पे टेल नहीं बनता, यहाँ पोलर बॉडी नहीं बनती थी, यहाँ पोलर बॉडी बनी, यहाँ इक्वल डिवीजन हुआ, वहां अनइक्वल डिवीजन हुआ, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है? फीमेल प्राइमेट्स में, सारे फीमेल प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स में क्या आता है? मंकी, एप और मैन, मंकी, एप और मैन में, फीमेल प्राइमेट्स में होगी, मंकी, एप और मैन आ जाएगा, ठीक है। और इसी साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जब स्टार्ट होगी
जब स्टार्ट होगी तो उसे क्या बोलेंगे, मिनार्की, और जब खत्म होगी तो उसे क्या बोलेंगे। और कब खत्म होगी, स्टार्ट होती है कब, प्यूबर्टी के समय, और खत्म कब होती है, लगभग 50 की एज में। और इसी के बीच में फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती रहती है, और जितनी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उतने ही एक्स रिलीज होंगे या ओवा रिलीज होगा, ठीक है ना, उतने ही ओवा रिलीज होते हैं। और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का करीब गैप जो होता है दूसरे से, वो 28 से 29 दिन का होगा, ठीक है। और लिखा भी है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवा बाहर आता है, वन ओवा इज रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस फिगर से भी क्वेश्चन आता है, भी बताएंगे। देखो क्या लिखा है, मेजर इवेंट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो फिगर 2.9 में दिखाए गए हैं, जो अभी हम लोग देखेंगे। साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से, यानी पहला फेज का नाम मेंस्ट्रुअल फेज। और मेंस्ट्रुअल फेज क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी ब्लड बाहर आता है, और ये 3 से 5 दिन पे खत्म होता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। यहां से क्वेश्चन आता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है उसका कारण क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का टूटना, ठीक है। और ब्लड वेसल जब टूटेगी तो वहीं से ब्लड बाहर आएगा थ्रू द वेजाइना, और ये कभी भी क्लॉट नहीं करता, क्योंकि कल बताया था म्यूकस होता है कि नॉन म्यूकस, तो म्यूकस मिक्स होता है, इसीलिए इस पे। आगे, मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब रिलीज्ड ओवम फर्टिलाइज ना हो। अगर रिलीज ओवम फर्टिलाइज हो गया तब तो प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी। तो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होगी जब रिलीज ओवम फर्टिलाइज ना हो। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मिसिंग है तो कारण हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कह रहा है कि जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी हो, क्या बोला है, द लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मे बी बोला, मे बी यानी कि हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके कुछ 2-3 कारण और भी है। पहला कारण क्या है, पहला कारण है स्ट्रेस, और दूसरा कारण हो सकता है पुअर हेल्थ। ये देखिए लिखा है, ड्यू टू सम अंडरलाइंग कॉज लाइक स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद अगली फेज चालू हो जाती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में होता क्या है, प्राइमरी फॉलिकल जो होता है ओवरी के अंदर, वो ग्रो करके पहले सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर क्वार्टरनरी में बदल जाता है, और उसी क्वार्टरनरी को हमने क्या बोला था, ग्राफियन फॉलिकल। अच्छा, ये तो एक काम हुआ। दूसरा काम हुआ, एंडोमेट्रियम रिपेयर हो जाएगा, ये रीजनरेट हो जाएगा थ्रू प्रोलिफरेशन, इसीलिए इसको प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। इस जो भी ये चेंज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, the changes in the ovary and uterus are induced by the change in the level of pituitary and ovarian hormone। कह रहा है इस चेंज का जिम्मेदार है पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन। अच्छा, पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन, एफएसएच और एलएच। अच्छा, ओवरी का कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकला, प्रोजेस्टेरॉन अभी तक नहीं निकला। याद रखिएगा, पिट्यूटरी का हार्मोन पूछेगा तो एफएसएच और एलएच, ओवरी का पूछेगा तो एस्ट्रोजन। और थीका इंटरना से निकलता है कि एक्सटर्ना से, थीका इंटरना से निकलता है। फिर लिखा है, ये देखो आगे क्लियर भी कर दिया, एफएसएच और एलएच धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब वो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेटेड है, तो ये दोनों बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये फेज ओवर होती है, ठीक है, जैसे ही ये फेज ओवर होती है तो फिर क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ, देखो लिखा भी है, इस समय इस फेज में सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन भी हो रहा है बाय ग्रोइंग फॉलिकल। और यहीं पे पूछ सकता है थीका इंटरना कि एक्सटर्ना, इंटरना।
अब LH और FSH पीक पे आ जाता है। पीक पे कब आता है? बिल्कुल मिड ऑफ द साइकिल पे, यानी 14th डे पर। ये वाला फिगर, ये 14th डे पर देखो पीक पे आ गया, FSH और LH पीक पे आ गया है। और एस्ट्रोजन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि फॉलिकल मैच्योर हो रहा है ना। फॉलिकल मैच्योर होंगे तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा, और एस्ट्रोजन के कारण ही रिपेयरिंग वगैरह होती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन अभी तक देखो नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि कॉर्पस लूटियम तो बने पहले। कॉर्पस लूटियम तो तभी बनेगा जब 14 डे पर ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन की तैयारी हो गई। देखो इस दिन पर 3 हार्मोन पीक पे हो जाते हैं। 14वें दिन पर 3 हार्मोन पीक पे होते हैं। पहले FSH, LH, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्या है? LH। ये नीला वाला क्या है? नीला वाला। और ये लाल वाला क्या है? और इधर ये नीला वाला क्या है? एस्ट्रोजन। तो 3 ओव्यूलेशन के समय हाई पे होते हैं, और ये होता है लगभग 21-22 दिन पे। ये 22वें दिन पे हाई पे होता है, अगले एक हफ्ते बाद। अगले एक हफ्ते बाद यहां से एक हफ्ते जोड़ो तो 14 और 7 21, तो करीब 22वें दिन पर देखो हाई होगा। ये देखो 22वें दिन पर लगभग हाई मिलेगा। ठीक है, एक हफ्ते बाद। यही बात यहां पे आपको समझनी है कि LH और FSH पीक पे कब आ गए? 14वें दिन पर। अच्छा, अब LH इतनी तेजी से निकलने लगता है जिसका कोई गेस नहीं कर सकते। बहुत तेजी से निकलेगा, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH होने लगेगा और मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। और कब पहुंच गया? मिड ऑफ द साइकिल पे। मिड कब है? 14वें दिन। और इसे बोलते हैं LH सर्ज। इस घटना को क्या बोलते हैं? LH सर्ज। और जो LH सर्ज होता है उसमें ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। ग्राफियन फॉलिकल जब फटा तो ओवम रिलीज हो गया, बल्कि ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। जब भी कभी ओव्यूलेशन होता है तो इसके बाद एक नई फेज चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लूटियम बन जाता है। कॉर्पस लूटियम की वजह से ही इसको लूटियल फेज बोलते हैं। देखो लिखा है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम जो होता है वो क्या निकालेगा? अभी बताया था, प्रोजेस्ट्रॉन। और प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। कैसे? बाय मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम। बाय मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम। देखो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाली अगर मैचिंग करानी हो तो प्रोजेस्ट्रॉन से मैच करेंगे। कह रहा है क्यों एंडोमेट्रियम को मेंटेन कराना है? क्योंकि जो प्रेगनेंसी है उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए ना। और जब भी कभी प्रेगनेंसी होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, यानी कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। एक क्वेश्चन आता तो है, अगर एक कपल है उसके 2 बच्चे हैं या 2 बेटे 1 बेटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें कुल कितने ओव्यूलेशन हुए होंगे एज देगा वो, बोलेगा कि इस एज में मैरिज हुई, और उससे भी कोई फर्क नहीं। आप ऐसे निकालोगे, मान लिया 50 की है और 11 12 से स्टार्ट हुई, ये तो तय है कि 12 पे स्टार्ट हो जाती है। तो 50 माइनस 12 कितने साल आ गए? 38 साल। अब 38 साल में हर एक साल में 12 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो 38 इंटू 12 कर लेना। अब अगर बोल रहे हैं उसके एक बेटा एक बेटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ये देखो 38 इंटू 12 जो आ जाए, ठीक है। और इसके एक बेटा एक बेटी है, तो देखो जितने बच्चे हो उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई कर देना और इससे माइनस कर देना, समझ लेना उतनी ही मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई या उतने ही एग इसमें निकले, उतने ही एग इसमें निकलेंगे, ठीक है ना, उतने ही एग इसमें निकलेंगे। करिए जरा 38 इंटू 12, 38 इंटू 12 कितना हो गया? 456। और ये 30, तो कितने हो गए? 426, यानी इतने एग रिलीज हुए उसकी अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है ना। अच्छा, ये मिसिंग हो गए ना 15 क्यों? 9 महीने तक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, और अगले 6 महीने तक भी औसतन नहीं होती, क्योंकि लैक्टेशनल एमिनोरिया काम करेगा। और लैक्टेशनल एमिनोरिया कहता ही है कि जब तक कोई भी फीमेल टोटली ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है अपने बच्चे को, तब तक उसमें मैक्सिमम अप टू 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। ये आप अगले वाले चैप्टर में पढ़ोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ोगे। ये बात क्लियर हो गई? अब इससे एक क्वेश्चन आपको आ गया, और एक क्वेश्चन और आता है, अगर एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट दे दी, मान लो कह रहा है एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट अगर 38 दिन है, तो उसमें ओव्यूलेशन कब हुआ होगा? तो आंसर में 17 दिन भी दिया होगा, पर वो सही आंसर नहीं है, उसमें होगा 38 माइनस 14,
जो भी घटाने पे आ जाए, यानी 24 आ रहा है तो 24वें दिन पर उसका ओव्यूलेशन होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट के 14 दिन फिक्स है। लास्ट का जो लूटियल फेज है ना 14 दिन का, वो फिक्स है, वो चेंज कभी नहीं होता। बाकी डेज इधर उधर हो सकते हैं, लास्ट का 14 दिन फिक्स है, तो लास्ट वाले 14 घटाओ तो जस्ट ओव्यूलेशन डे पे आ जाओगे। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, देखो जब भी कभी कॉपुलेशन होता है तो सीमेन पेनिस से निकल के वेजाइना में इंटर कर जाता है। सीमेन का पेनिस से निकलना इजैकुलेशन, और फीमेल के वेजाइना में चले जाना इंसेमिनेशन कहलाता है। जो स्पर्म मोटाइल थे, और आपको पता है कैल्शियम भी वहां से रिलीज होता है, कैल्शियम इनकी मोटालिटी को स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है, और ये तेजी से तैरते हुए सर्विक्स की तरफ चले जाएंगे, और वहां से यूट्रस किससे होते हुए फाइनली एम्पुला में पहुंच जाएंगे। और आपको पता है एम्पुला इज द मेन साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, और वहीं से क्लीवेज भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो ओवम है, ओवम को मैं बोल रहा हूं सेकेंडरी oocyte, क्योंकि यहां समझना पड़ेगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये ओवरी से ट्रांसपोर्ट होकर के अगर उसी पल एम्पुला रीजन में आई तो ही फर्टिलाइजेशन होगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, स्पर्म चला गया लेकिन ओवा रिलीज ही नहीं हुआ, क्योंकि मेंस्ट्रुअल का जो 14वां दिन था वो ड्रॉप हो गया है, या पहले हो गया है या तो बाद में हो गया है, ठीक है ना, तो कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर? इसलिए 14th डे के आसपास अगर कोहैबिटेशन हो तभी क्या होगा, फीमेल प्रेग्नेंट होगी। और इसीलिए फैमिली प्लानिंग में बोला गया है कि वो जो 10 से 17 दिन है, एक हफ्ता 10 से 17 दिन, यानी बीच में 14 दिन आ रहा है, बीच में 3-4 दिन इधर 3-4 दिन उधर, 14 के 3-4 दिन इधर आओ 10 आ जाएगा, 14 के 3-4 दिन उधर जाओ 17 आ जाएगा। तो जो 10 से 17 दिन है वो काफी रिस्की है। किसके लिए? अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो वो रिस्की पीरियड है, और अगर हम बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो सेफ है ना, उसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। ये इसीलिए कह रहा है कि देखो सारे कॉपुलेशंस, ये कह रहा है दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल द कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। जैसे सारे पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वैसे सारे कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होती, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। बोलते दोनों को फ्यूज कर जाने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब भी कभी फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म जो है वो इसके जोना पेलुसिडा के संपर्क में आएगा। यहां से क्वेश्चन आता है, ये क्या है, सेल ऑफ कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा की सेल है सबसे बाहर। उसके बाद जस्ट ये जो है ये जोना पेलुसिडा हो गया, ठीक है ना, और ये जो है पेरीविटलाइन स्पेस होता है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये साइटोप्लाज्म है, और इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाएगा। स्पर्म आ रहा है, स्पर्म सबसे पहले इसकी बीच की दीवार को तोड़ेगा, ठीक है, अपने एक्रोसोम से एंजाइम निकालेगा और इसकी दीवार टूटेगी और ये सेल लूज हो जाएंगी। जब लूज हो जाएंगी तो उसको रास्ता मिल जाएगा, और रास्ता मिलते ही पहले इसको टच करेगा, किसको, जोना पेलुसिडा को। जोना पेलुसिडा को भी ये ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद उसके पास एंजाइम है, एंजाइम का मिश्रण है जो आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये ब्रेक कर लेता है, ब्रेक करने के बाद अब अंदर पेनिट्रेट करता है। जैसे ही ये जोना पेलुसिडा को टच करता है तुरंत इसका सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। किसका? इसका। ये सेकेंडरी oocyte है, ओवम नहीं। ये सेकेंडरी oocyte था, ओवम नहीं। अभी इसको ओवम में बदलना है। जैसे ही स्पर्म ने जोना पेलुसिडा को टच किया, इसको पता लग गया, इंडक्शन हो गया, वैसे ही दो काम होंगे। एक तो क्या होगा, ये इसका सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट, तो ओवम या ऊटिड बन गया और सेकंड पोलर बॉडी बन गई, एक चेंज। दूसरा, जैसे ही स्पर्म अंदर थोड़ा आने लगता है तुरंत इस मेम्ब्रेन की पोलारिटी बदल जाती है, ठीक है ना, इसमें पोलारिटी बोल रहा हूं, इस मेम्ब्रेन की जो चार्ज है ना वो बदल जाते हैं। कैसे? देखो जब ये आ रहा था तो इस पे निगेटिव चार्ज था क्योंकि काम कर रहा था। बताओ जब कोई भी नर्व काम करती है तो कैसा बाहर चार्ज होता है? अरे कहीं टच करे या काम करे तो कैसा चार्ज होगा बाहर? निगेटिव। और अभी ये इसके संपर्क में नहीं आया तो ये शांत है। शांत है मतलब रेस्टिंग स्टेज में है, तो बाहर पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, अट्रैक्ट की रिपेल। अच्छा जरा सोचो, जब ये आ गया तो इसको ये एक्टिवेट हो गई, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल आ गया, एक्शन पोटेंशियल आ गया तो बाहर इसके भी बाहर कैसा आ गया? निगेटिव। अगर निगेटिव आ गया तो ये तो इंटर कर ही चुका है क्योंकि ये तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इस पे चार्ज कैसा है? इस पे चार्ज कैसा है? अभी जब ये अंदर इंटर कर रहा है तब चार्ज इस पे भी निगेटिव हो जाएगा, इस पे भी निगेटिव हो जाएगा। अब बताओ, ये तो इंटर कर गया, अब बाकी जो पीछे आ रहे हैं वो इस पे बाहर चार्ज निगेटिव और उन पे भी चार्ज निगेटिव, तो अट्रैक्ट की रिपेल करेंगे। इसी को बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ पॉलिस्पर्मी, प्रिवेंशन ऑफ पॉलिस्पर्मी। और जोना पेलुसिडा हार्डन भी हो जाती है, हार्डन,
ठीक है ना, यानी सख्त हो जाती है। The process of fusion of sperm with the ovum is known as fertilization. During fertilization, a sperm comes in the contact with the zona pellucida layer of the ovum and induce change in the membrane that blocks the entry of additional sperm. Thus, it ensures that only a sperm can fertilize an ovum. केवल एक स्पर्म जो है वो एक ओवम को फर्टिलाइज करेगा. द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंटर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आने देगी. अब ये बात कह रहा है इसी से जब वो जोना पेलुसिडा को टच करती है तो तुरंत इंडक्शन होगा, यानी इसको पता लग जाएगा और ये अपना मियोसिस डिवीजन जो सेकंड वाला है वो कंप्लीट कर लेगा. ये देखो सेकंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल, और उसका परिणाम क्या होगा, एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी और एक हैप्लॉइड ओवम या ओटिड बन जाएगा. ओवम का दूसरा नाम ओटिड पूछा गया है काफी बार. और हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म हैप्लॉइड ओवम के संपर्क में आ जाएंगे, दोनों फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज करके 2n हो जाएगा और क्या बन जाएगा, जाइगोट. जाइगोट बन जाएगा. अब इन्होंने एक चीज समझाई है कि मेल सेक्स कैसे बनता है, फीमेल. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन कब होता है, तो आप बोलोगे बिफोर द फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. और डिटरमाइन करता कौन है, हम लोग के केस में करता है मेल, फादर करता है. क्यों, फादर में हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होती है. हमारे अंदर दो तरह का स्पर्म बनता है, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, लेकिन एग एक ही प्रकार का बनता है 22 प्लस एक्स. अगर 22 प्लस एक्स एग का 22 प्लस वो एक्स स्पर्म के साथ फ्यूज होगा तो 44 प्लस एक्स एक्स बनेगा. और अगर 44 प्लस एक्स एक्स बना तो क्या बोलेंगे, तो फीमेल सेक्स. और अगर ये वाला स्पर्म आ गया होता जिसमें 22 प्लस वाई बैठा हुआ है तो ये बनता 44 प्लस एक्स वाई, और 44 प्लस एक्स वाई बराबर क्या, तो ये होता बेटा. बधाई हो, है ना. तो 50% जो है वो स्पर्म एक्स वाले, 50% वाई वाले. और सेक्स ऑफ द बेबी किसने डिटरमाइन किया, मेल ने कि फीमेल ने, तो मेल ने डिटरमाइन किया. यही लिखा है यहां और कुछ नहीं लिखा हुआ. मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट मूवमेंट. अब देखो मियोटिक डिवीजन चालू हो जाता है, मियोटिक डिवीजन चालू हुआ. मियोटिक डिवीजन क्या होता है, फास्ट माइटोसिस को ही यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन लिखा है, फास्ट माइटोसिस को ही बोलते हैं क्लीवेज. और क्लीवेज और माइटोसिस में क्या अंतर है, क्लीवेज में सेल का साइज नहीं बढ़ेगा लेकिन डिवीजन होता जाएगा और बहुत तेज होता है, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता, उसमें सेल का साइज भी बढ़ सकता है. ठीक है. फिर क्या बोला गया, कहां पे चालू हुआ, इस्थमस में ही चालू हो जाता है. और लिखा हुआ है क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस, और क्लीवेज स्टार्ट होते होते कहां चला जाता है, यूट्रस की तरफ. और पहले 2 सेल बनती है, फिर 4, फिर 8, फिर 16. और हर सेल के पीस को, जैसे ये पीस जो बन रहा है उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर. और 8 से 16 वाले ब्लास्टोमियर को देखो, ये देखो पहले ये एग रिलीज हुआ, ओवुलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर देखो क्लीवेज स्टार्ट हुआ, 2 सेल बनी, फिर 4 बनी, फिर 8 बनी, और 8 से 16 बन गई. तो 8 से 16 वाली को बोलते हैं क्या, मारुला. बताओ 8 से 16 वाले को क्या बोलेंगे. और मारुला इज द सॉलिड स्ट्रक्चर, नॉट हॉलो. मारुला इज द सॉलिड स्ट्रक्चर, नॉट हॉलो. अब देखो अब यहां पर बन गया 16 से 32 वाली अवस्था, और 32 से फिर हो जाती 64 वाली अवस्था. इन्होंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला. ब्लास्टोसिस्ट या फिर से एक बार सुनो, 8 से 16 वाले को क्या बोलते हैं, तो ये बताइए जब ओविडक्ट से यहां पूछेगा तो किस अवस्था में आया, मारुला. लेकिन यहां आने के बाद 16 से 32 हुआ और 32 से 64 हुआ, और 64 वाली अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं. और ब्लास्टुला अंदर से हॉलो है, इसके अंदर की कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं, याद रखिएगा. और ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट ही जब इसका जोना पेलुसिडा हट जाएगा ना, अभी नहीं हटा है, इसमें है अब इतना छोटा तो फिगर दिखाएंगे नहीं, तो इसमें जोना पेलुसिडा हट जाता है. जैसे ही जोना पेलुसिडा हटता है तुरंत ये इस किसी भी जगह पे चिपक जाता है, एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है. और एंडोमेट्रियम से चिपक जाने को वही बोलते हैं इम्प्लांटेशन. और रियलिटी में प्रेगनेंसी यहीं से मानी जाती है, रियलिटी में यहीं से कैलकुलेट होती है. ठीक है ना, पूछा भी गया, अभी लिखा भी एनसीईआरटी में.
देखो लिखा है हर एक पीस को ब्लास्टोमियर कहेंगे और मारुला बन जाता है। मारुला लगातार डिवाइड होता है और ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू द आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। कहते हैं बाहर की लेयर जो है ट्रोफोब्लास्ट और अंदर की तरफ एक देखा था कुछ सेल का समूह था, उस सेल के झुंड को बोलते हैं इनर सेल मास। ये फिगर देखो, बाहर वाली सेल को क्या बोल रहे हैं? ट्रोफोब्लास्ट, और इसको बोलते हैं इनर सेल मास। बाहर वाला बनाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जैसे कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस, योक सैक। इनका नाम दिया नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। एमनियन तो पता ही होना चाहिए स्पेशली। एमनियन भ्रूण के चारों तरफ की कवरिंग होती है और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है और एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, और ये उसकी सुरक्षा देता है, फ्रिक्शन से बचाता है। और इसी की फ्लूइड की जांच करके हम ये पता लगा पाते हैं कि होने वाला बेबी जो है मेल है कि फीमेल है। पर ये मिसयूज है। यूज ये था कि हमें जेनेटिक डिसऑर्डर पता करना था, लेकिन हमने मिसयूज कर लिया, जो कि अगले वाले चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दिया हुआ है। कल हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एज मूव फर्दर, ये बाहर वाली सेल का नाम ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाली सेल के समूह को क्या बोलेंगे? इनर सेल मास। ये बनाता है प्रॉपर एम्ब्रियो और ये बनाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये प्रॉपर एम्ब्रियो बनाता है। और जब ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो है वो अटैच करने में मदद करेगी एंडोमेट्रियम से, और क्योंकि जोना पैलिस्यूडा हट गया है, इनर सेल मास बदल जाएगी एम्ब्रियो में। ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट टू द यूट्राइन सेल डिवाइड्स रैपिडली, मतलब जब चिपक गया उसमें यूट्रस के एंडोमेट्रियम में तो तेजी से मल्टीप्लाई करेगा और ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में ही इंप्लांटेशन होगा। लिखा है परिणाम क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड, वो धस जाती है। कहां धस जाती है? एंडोमेट्रियम में। धसने को क्या बोलते हैं? इंप्लांटेशन। यहीं से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई। अब प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब इंप्लांटेशन हो गया तो कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले। वो जो बाहर ट्रोफोब्लास्ट थी उससे फिंगर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर निकला। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोरियोनिक विली। कोरियोनिक विली ये, और विली का मतलब होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और ये विच आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू, और ये घिर गया यूट्राइन टिश्यू से और मदर के ब्लड से, दोनों से घिर गया। कोरियोनिक विली और यूट्रस का टिश्यू ये आपस में लॉक हो गया। कोरियोनिक विली उसका और इधर मम्मी का जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम था वो दोनों लॉक हो गया। इंटरडिजिटेड का मतलब आपस में ऐसे उंगलियों जैसे फंस गया। ठीक है, अब वो क्या हुआ, इसने बना दी एक यूनिट। अब दोनों के बीच की ज्वाइंट यूनिट बन गई जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट थी। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो कि मम्मी और बच्चे के बीच थी, मम्मी और बच्चे के बीच थी, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। यानी मम्मी और बच्चे के बीच की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हर चीज को जाने देता है, ठीक है ना, सॉरी हर चीज को नहीं जाने देता है, कुछ चीजें चली जाती है। जैसे HIV का वायरस मम्मी से बच्चे में फैल जाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी का वायरस, और जैसे IgG को जाने देता है, बाकी सबको रोक लेता है। एक स्ट्रिक्ट बैरियर की तरह काम करता है। कल बताया था जब ये प्लेसेंटा काटते हैं तो अगर मदर RH निगेटिव है और बच्चा RS पॉजिटिव तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाने से क्या हो जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जो कि एक खतरनाक बीमारी है, आपको पता है, और आज क्वेश्चन उस पर दिया भी था। एरिथ्रोब्लास्टोसिस तभी होता है जब मम्मी RS निगेटिव हो और पापा RS पॉजिटिव हो, बच्चा RS पॉजिटिव हो, तो प्लेसेंटा बन गया। प्लेसेंटा आसान बना देता है, मम्मी से ऑक्सीजन देगा बच्चे को, मम्मी से खाना ले जाएगा बच्चे को। अच्छा, बच्चे का CO2 मम्मी को ला के देगा तो मम्मी उसको फिर वो कर लेगी अपने रेस्पिरेशन के थ्रू, और बच्चे का जो कचरा है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो मम्मी खा रहा है। यानी मम्मी और बच्चे के बीच में लेन देन हो रहा है। देखो लिखा है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूव द CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा जो होता है वो कनेक्टेड रहता है एम्ब्रियो से थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस करता है टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा और क्या करता है? एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। एक एंडोक्राइन टिश्यू क्या था? कॉर्पस लूटियम। दूसरा क्या होता है? हाँ, दोनों टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। प्लेसेंटा भी टेम्परेरी है कि परमानेंट? टेम्परेरी है, केवल प्रेग्नेंट फीमेल में तो बनेगी। ठीक है,
और यहां से 4-5 हार्मोन निकलते हैं। पहला एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये क्या करता है, ये कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है शुरू के 3 से 4 महीनों तक। इसलिए इस वजह से कॉर्पस लूटियम शुरू के 3 से 4 महीनों तक प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। उसके बाद प्लेसेंटा पूरी तरह से बन जाता है और अपना काम टेक ओवर कर लेता है। यानी शुरू के 3 महीने में यदि ओवरी कट कर दी जाए तो फीमेल में अबॉर्शन हो जाएगा, और 3 महीने के बाद अगर ओवरी को कट किया गया तो क्या होगा, अबॉर्शन नहीं होगा। क्वेश्चन आता था पहले, अभी भी हो सकता आ जाए, कि बताइए अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और किसी ऑपरेशन करके उसकी ओवरी हटा दी तो क्या होगा, अबॉर्शन हो जाएगा। अबॉर्शन हो गया उसका, ठीक है ना। अगर 3 महीने के बाद होता तो प्लेसेंटा बन चुका था, प्लेसेंटा यूट्रस में बन जाता। अगर प्लेसेंटा बन चुका होता, पूरी तरह से काम टेक ओवर कर चुका होता, आप ओवरी काट भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, एक हो गया एचसीजी, दूसरा हो गया एचपीएल जो मिल्क बनाने में मदद करता है, प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन मिल्क बनाने में मदद करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद की अवस्था में एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन, ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी, ये भी ओवरी से निकलता है। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in the human only during the pregnancy। यानी कह रहा है, याद रखिए, ये केवल और केवल कब निकलता है, प्रेगनेंसी के समय। क्यों, प्लेसेंटा तो केवल प्रेगनेंसी के समय बनता है ना। क्या नॉर्मल फीमेल में प्लेसेंटा बनता है? तो क्या ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में निकलेगा? यानी अगर प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहते हैं तो ब्लड में अगर किसी के ये सैंपल मिल गए एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन, तो समझ लीजिएगा कि वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, और आपने देखा होगा प्रेगनेंसी किट आती है, प्रेगा न्यूज और इतने टीवी पे ऐड आते हैं। प्रेगनेंसी किट में होता क्या, यूरिन 2 ड्रॉप डालते हैं, यूरिन डालने से उसका पीएच वैल्यू चेंज हो जाता है। पीएच वैल्यू चेंज हो जाता है, वो एचसीजी के कारण होता है। इसको बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। इसी से तो पता चलता है, यूरिन से ये हार्मोन पास होने लगते हैं। और अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें पीएच वैल्यू बदल जाएगी। तो 2 लाइनें या जो भी लिखा हो, 1 लाइन या 9 लाइन, मतलब कोई वो सही से घटना नहीं हुई या जो भी है, तो उसमें लिखा होता है किट पे साफ साफ कि अगर 1 लाइन है तो ये माने, 2 लाइन है तो ये माने, लाइनें नहीं बनी तो आपका टेस्ट डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, अब 2 बैंड बनते हैं, लाइनें लिखा होगा। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हार्मोन बढ़ते हैं, नॉर्मल हार्मोन भी बढ़ जाते हैं। एस्ट्रोजन बढ़ गया, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया, एस्ट्रोजन बढ़ गया मम्मी के ब्लड में, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया, ठीक है, कॉर्टिसोल बढ़ गया, प्रोलैक्टिन बढ़ गई, थायरॉक्सिन बढ़ गई। क्यों बढ़ गया? मम्मी के ब्लड में बढ़ा क्योंकि बच्चे को सपोर्ट करना है, क्योंकि डुअल लाइफ चल रही है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फिटल ग्रोथ, क्योंकि बच्चे का मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन करना है मम्मी को ही। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये फिगर आ सकता है, पूछा जा सकता है। ये है प्लेसेंटल विली, यानी वही कोरियोनिक विली। ये है कैविटी ऑफ यूट्रस। ये देखो यॉर्क सैक शब्द यहां दिया हुआ है, यॉर्क सैक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। फिर ये रहा एम्ब्रियो, ये रहा अम्बिलिकल कॉर्ड विद वेसल, अम्बिलिकल कॉर्ड विद वेसल। और यहां पे होता है प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, सर्विक्स में एक प्लग बन जाता है ताकि यहां का जो म्यूकस है वो बाहर ना आ जाए वेजाइना से। देखो, जो इनर सेल मास थी वो 2 भागों में डिफरेंशिएट हो जाती है। इनर सेल मास कितने भागों में डिफरेंशिएट होती है? 2, एक आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, और मेसोडर्म सून आफ्टर अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी दोनों के बीच में देखते ही देखते मेसोडर्म बन जाती है, यानी वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। प्लेटिहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे ग्रुप कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये बात यहां से स्पष्ट होती है। फिर बोल रहा है ये जो 3 लेयर है वो अपना अपना कोई ना कोई ऑर्गन बना देती है एडल्ट्स में। मोटा मोटा बता दें कि नर्वस सिस्टम जो होता है एक्टोडर्मल होता है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो एंडोडर्मल होता है, और बाकी जितने भी सिस्टम पूछे जाए सारा मेसोडर्मल होता है। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे मेसोडर्मल होते हैं। और कह रहा है कुछ ऐसी सेल होती है इनर सेल मास की, सर्टेन सेल होती है जिन्हें स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल में ये क्षमता होती है कि वो कोई भी टिश्यू या कोई भी ऑर्गन बना सके। क्योंकि मान लो कान बन रहा है, अब कान बनते बनते अधूरा रह गया
तो क्या होगी, स्टेम सेल जाएंगी और कान के इस पार्ट को पूरा कर देंगी। मान लो नोज का निर्माण हो रहा है और नोज बनते बनते कोई डिफेक्ट आ गया, तो स्टेम सेल जाएंगी, उस डिफेक्ट को पूरा कर देंगी। ठीक है, कह रहा है कि सबसे ज्यादा क्या क्या चेंजेस आते हैं। ह्यूमन की प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है। कह रहा है कि हाउ मैनी प्रेगनेंसी लास्ट इन द डॉग, डॉग में कितने, डॉग में 2 महीने, डॉग में 2 महीने, एलिफेंट में 22 महीने, कैट में 2 महीने। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, हम लोगों के केस में जब 1 मंथ हो चुका होता है, यानी आफ्टर लिखा है 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद हार्ट बन चुका है, यानी 1 महीने के बाद हार्ट बन जाता है। ठीक है, पहला साइन क्या है, पहला साइन हम सुन सकते हैं बच्चे की धड़कन, यानी फीटल स्टेथोस्कोप आता है, उससे बच्चे की धड़कन स्पष्ट सुनाई पड़ती है। कह रहा है स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं इसकी धड़कन। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ, यानी दूसरा मंथ बीतते बीतते क्या हो जाता है, लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं, हाथ पैर और उंगलियां। हाथ पैर और उंगलियां कब बनती हैं, दूसरे मंथ में। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, 12 वीक का मतलब 3 महीने, 3 महीने बीतते बीतते मेजर ऑर्गन बन गए, यानी बच्चे में सबसे ज्यादा ऑर्गन्स कब बन चुके हैं, शुरू के 3 महीने। इसीलिए याद करो, जब हम अगले चैप्टर में एमटीपी की बात करेंगे तो बोलेगा सेफ कब होता है, पहले ट्राइमेस्टर में, बोलता है रिस्की कब हो जाएगा, 2nd ट्राइमेस्टर में, कभी नहीं कर सकते तीसरे ट्राइमेस्टर में, तीसरे ट्राइमेस्टर में कभी नहीं कर सकते। फिर बोला है कि मेजर ऑर्गन बन गए, मतलब लिम्स बन गया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बन गया, यानी बच्चे का सेक्स हम कब सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं, तो 3rd मंथ में। पहला फिटल मूवमेंट कब हुआ, पहला फिटल मूवमेंट और बाल बने हेड पर, यह होता है 5th मंथ में। पहली बार बच्चे ने अंगड़ाई कब भरी, 5वें महीने में। ठीक है ना, 5वें महीने में, और बाल वाल सेट किए अपने, है ना, तो बाल वाल सेट किए उसने, अंगड़ाई भरी और बाल सेट किए। बाय द एंड ऑफ 24 वीक, यानी 24 हफ्ते का मतलब 6 महीने बीतते बीतते बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स आ गए। ठीक है, और आईलिड्स सेपरेट हो गई, आईलिड सेपरेट और आईलैसेस बन गए, आईलिड सेपरेट और आईलैसेस बन गए। और बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, फिटस जो है पूरी तरह से डेवलप हो चुका है और अब रेडी है डिलीवरी के लिए। तो चाहे अमेज़न से मंगा लेना, चाहे फ्लिपकार्ट से। तो पार्चुरिशन एंड लैक्टेशन, पार्चुरिशन और लैक्टेशन के लिए देखिए, ह्यूमन में प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होना है, कब, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, इसी वजह से बच्चे को एक्सपल्सन किया जाएगा या डिलीवरी हो जाएगी, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, पार्चुरिशन। ठीक है ना, पार्चुरिशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, कल पूछा था हमने बोला था ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के तहत होता है। ठीक है, और इसी मैकेनिज्म के तहत एक सिग्नल जनरेट होता है जो कि फुल्ली डेवलप्ड फिटस और प्लेसेंटा द्वारा जनरेट होता है। यहां से क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार रिपीटेड है, यहां से क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसने पैदा किया, फुल्ली डेवलप्ड फिटस एंड प्लेसेंटा। और जब इसने फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पैदा किया तो माइल्ड यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि वाइग्रस, पहले माइल्ड था, पहले माइल्ड था, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सुनो, जब फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का काम किया तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यूट्रस जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, संवेदना मम्मी के ब्रेन में गई, मदर के ब्रेन में जब संवेदना गई तो हाइपोथैलेमस ने ऑक्सीटोसिन भेजा, ऑक्सीटोसिन जैसे निकल के आया मदर के यूट्रस पे काम किया, मदर के यूट्रस में और तेजी से संकुचन होने लगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। अब माइल्ड की जगह थोड़ा वाइल्ड हो गया है। ये देखो क्या लिखा है, मम्मी के पिट्यूटरी से निकला ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल, मम्मी के यूट्राइन मसल पे काम किया और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। मैं इसको ऐसे ही बोलता हूं, माइल्ड के बाद वाइल्ड हो गया, माइल्ड के बाद वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। अब फिर से ऑक्सीटोसिन निकला, मतलब जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है, मतलब बार बार ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, बार बार यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीटोसिन निकलते जा रहा है, परिणाम क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। और इसी वजह से आप बताओ, अगर कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, बेबी डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। सून आफ्टर इन्फेंट, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो मदर का जो प्लेसेंटा होता है वो भी अपने आप बाहर आ जाता है, वो भी अपने आप बाहर आ जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्टेड टू इंड्यूस डिलीवरी, कल पूछा था, ऑक्सीटोसिन।
मेमरी ग्लैंड जो होती है वो डिफरेंशिएटेड हो जाती है, मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएटेड हो जाती है प्रेगनेंसी के समय में, और उसमें जो एल्विलाई थी वो एक्टिवेट हो जाती है। एल्विलाई क्या बनाने लगती है? मिल्क, और ये बनाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। और प्रेगनेंसी के समय मिल्क बनने की घटना को क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। तो लैक्टेशनल हार्मोन इज, लेकिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। डिलीवरी हार्मोन इज, हाँ, दिस हेल्प्स इन द मदर फीडिंग टू द न्यू बॉर्न, यानी लैक्टेशन होगा तो नवजात शिशु को भोजन मिलेगा। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम, यानी इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क बनता है वो हल्का पीले कलर का होता है, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बेबी, यानी उसमें IgA होता है। IgA होने की वजह से क्या होता है कि बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। बच्चे को कैसी इम्यूनिटी मिली? एक्टिव की पैसिव? नेचुरल की आर्टिफिशियल? नेचुरल, क्योंकि मम्मी ने बना के भेजा है। अच्छा, पैसिव क्योंकि बच्चे ने खुद नहीं बनाया। अच्छा, और प्लेसेंटा द्वारा कौन सा गया था? हाँ, और मदर मिल्क से कौन सा गया? और ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल फ्यू डेज में डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हेल्दी बेबी अगर होना है तो मदर मिल्क इज द बेस्ट बोला गया है। ऐसे ऐड आता है तो ये बोला जाता है, फर्स्ट मदर मिल्क बच्चे के लिए अमृत के समान है ना? तो इस तरीके से बोला जाता है। ये हो गया। क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ना? ये एम्पुलरी रीजन ऑफ ओविडक्ट परफॉर्म, एम्पुलरी रीजन जो है क्या हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ टू एप्लाइड सेल। ये बताइए, ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी, गलत हो गया। और फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म और ओवा एक साथ एम्पुलरी रीजन में आए, ये सही है, यानी ये गलत और ये सही। चौथा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पैलिसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ ए। तो ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ ए क्या हो जाएगा? एडिशनल स्पर्म। द सिक्रीशन ऑफ बी हेल्प्स इन स्पर्म टू इंटर साइटोप्लाज्म, तो क्या हो जाएगा? एक्रोसोम। तो यानी थर्ड। कंसीडर द फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, लग रहा है फिगर मिसिंग है, चलो। ये विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? जोना पैलिसिडा layer of ovum ensure that only one sperm can fertilize an ovum by the blocking entry the additional। हाँ, पहला ही सही हो गया। ऑल वाला है नहीं तो कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा, स्टेटमेंट वाला, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, गलत हो गया। एक्रोसोम कैसे डिसाइड कर देगा? तो गलत हो गया। फीमेल में oogenesis begins before the birth, फीमेल में oogenesis begins before the birth but complete after fusion of the sperm and the ovum। बताओ सही है कि गलत है? सही है, बिफोर द बर्थ हुआ था। तो ये गलत, ये सही, कौन सा? स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। एक मिनट, एक्रोसोम तो ये तो होगा नहीं। फीमेल में oogenesis begins before the birth but completes after fusion of sperm and ovum। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, नहीं ये गलत हो गया। फ्यूजन तो मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद कहां कंप्लीट होगा? फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, तो दोनों गलत हो गया। ये इन सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन द फादर इज XX एंड द ह्यूमन मेल इज XY, गलत हो गया ना? क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX एंड ह्यूमन मेल इज XY, ये सही है। ये गलत, ये सही। ये गिवन बिलो द फ्यू स्टेटमेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन आइडेंटिटी, कौन सा सही है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली एंड इज मूव्स थ्रू द इन्फेंटिबुलम, गलत। पहला गलत हो गया, क्यों? इन्फेंटिबुलम से थोड़ा ना होगा, इस्तेमास होना चाहिए था। अच्छा, ये देखो, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच्ड टू द मायोमेट्रियम, गलत, एंडोमेट्रियम। The blastomere in the blastocyst arranged in the trophoblast
एंड सराउंड्स द इनर सेल मास, ये सही है। और 8 से 16 दिया एनसीईआरटी में। Which of following oogenesis occurs after penetration of sperm? बताइए, जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी और ड्यू टू अनइक्वल मियोसिस होना चाहिए। ये कंप्लीट सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ये ज्यादा सही है। विच इज इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट मैच कौन सा है? फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन में होता है, करेक्ट है। जोना पेलुसिडा प्रिवेंट पॉलिस्पर्मी, सही है। क्लीवेज को माइटोटिक मियोटिक, ये गलत हो गया। इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में होगा, सही है। करेक्ट कौन सा है? जाइगोट से मारुला, ठीक है, और जाइगोट से मारुला, हाँ, और फिर ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट, और 32 गलत हो गया। हाँ, जाइगोट से मारुला 8 और फिर ब्लास्टोसिस्ट 16 ब्लास्टोमेयर। एक मिनट, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट डायरेक्ट बन नहीं सकता, मारुला बाद में आ गया। जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बाद में बन गया, मारुला आ नहीं सकता। तो जाइगोट से मारुला और मारुला से 16 ब्लास्टोमेयर्स, और फिर ब्लास्टोसिस्ट पहला ही होगा और कोई मैच ही नहीं कर रहा है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच वन ऑफ करेक्ट रिगार्डिंग इनर सेल मास, क्या सही होगा? करेक्ट पूछा इनर सेल मास के लिए। इनर सेल मास के लिए इट कंटेन हार्मोन सिक्रीटिंग सेल, गलत। इट कंटेन स्टेम सेल, ये सही है। इट कंटेन सेल ऑफ मियोटिक, गलत हो गया। इट कंपोज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, गलत हो गया, ये सही है। सेकंड सही है। ये नॉट करेक्ट फॉर प्लेसेंटा, बिहेव एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस हार्मोन लाइक दिस, ये गलत हो गया। ऑक्सीटोसिन कहां निकालता है? नॉट करेक्ट, तो पहला गलत हो गया। हाँ, यहां रिलैक्सिन होना चाहिए, बाकी सारी चीजें देखो सही है। करेक्ट मैच पेयर, कोरियोनिक विली लाइंस द यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये गलत हो गया। प्लेसेंटा कोरियोनिक विली प्लस टिश्यू ऑफ फिटस, फिटस टिश्यू ऑफ मदर होना चाहिए था। कॉर्टिसोल डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्शन बिटवीन फिटस एंड प्लेसेंटा, ये सही है। चौथा, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट? आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द इनर सेल मास, गलत हो गया। अम्बिलिकल कॉर्ड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, हाँ हो सकता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन डिक्रीज, गलत हो गया। द रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड बाय द ओवरी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी, लेट होगा, लेट। हाँ, तो सेकंड ऑप्शन ही सही हुआ। ये बताइए, हार्मोन प्रोड्यूस इन द फीमेल ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं। ये फोर्थ, एससीजी और रिलैक्सिन, ये नॉर्मल निकलेगा ही नहीं। बाकी देखो नॉर्मल निकल सकता है, एस्ट्रोजन तो नॉर्मल निकल सकता है, प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल निकल सकता है, फिर एलएच और एस्ट्रोजन निकल सकता है, ये नहीं निकलेगा। फिर कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, फिर उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच पेयर, कौन सा करेक्ट मैच पेयर है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ओवेरियन हार्मोन है, गलत हो गया। प्रोजेस्टेरोन पिट्यूटरी हार्मोन है, गलत हो गया। एचपीएल ह्यूमन एचपीएल पिट्यूटरी हार्मोन है, गलत है। रिलैक्सिन ओवेरियन हार्मोन है, सही है। चौथा सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए गए।